हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है कंटिन्यूस। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत फलक। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम वैद्युत फलक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम गॉस की प्रमेय की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं वैद्युत फलक से। ठीक है, लेकिन वैद्युत फलक शुरू करने से पहले बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश का। ठीक है, वो इसमें बीच में थोड़ा यूज होगा, तो वो भी हम इसमें साथ साथ देख लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। वैद्युत फलक। वैद्युत फलक क्या है, वैद्युत फलक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर हम वैद्युत फलक के बारे में हम यहाँ पढ़ने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो उसी से जुड़ा हुआ आपका ये टॉपिक है वैद्युत फलक्स का। वैद्युत फलक्स क्या होता है बच्चों, कि आप ऐसे समझें कि अगर हमारे पास ये कोई क्षेत्रफल अवयव है, ठीक है, इस क्षेत्रफल अवयव से ये वैद्युत बल रेखाएं होकर के ऐसे जा रही हैं। तो किसी भी क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाली इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फलक्स कहते हैं। क्या होता है वैद्युत फलक्स? वैद्युत फलक्स होता है बच्चों कि किसी भी क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फलक्स कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत फलक्स को बच्चों प्रदर्शित करते हैं पाई ई से। किससे? पाई ई से। अब अगर आप इसका मैथमेटिकल रूप देखते हो, अगर आप इसे गणितीय रूप इसका देखते हो, तो अगर हम ये माने कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है यहां पर, और ये वो जो क्षेत्रफल अवयव है उसका क्षेत्रफल सदिश अगर हम लेके चलें ए वेक्टर, क्या लेके चलें? ए वेक्टर। तो वैद्युत फलक्स कहता है, अगर हम वैद्युत फलक्स को गणितीय रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फलक्स वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव ए वेक्टर का अदिश गुणन होता है। अदिश गुणन कैसे? फाई ई इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। किसके इक्वल होता है बच्चों? फाई ई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है और हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है, उनके अदिश गुणन को हम वैद्युत फलक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फलक्स कहते हैं। अब क्योंकि हमें पता है, हम 11th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ऐसी यहाँ पे आप इस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो कि फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो जी? ई ए कॉस थीटा। तो यहां अगर हम एक थोड़ी सी चीज ये देखते हैं कि जो वैद्युत फलक्स है इस पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, यानी वैद्युत फलक्स का मान घटना और बढ़ना किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आप यहां देख सकते हैं जनरली कि एक तो ये डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र पर, यानी कि पाई ई की जो वैल्यू है वो इस वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करेगी। यानी कि आपका जो वैद्युत फलक्स है वो वैद्युत क्षेत्र पर क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र पर वो उसका इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा। कैसे? कि जहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वैद्युत बल रेखाएं भी अधिक होंगी। भाई, अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र अधिक है, वैद्युत क्षेत्र अगर हमारा स्ट्रांग है, तो विद्युत बल रेखाएं भी बहुत ज्यादा होंगी। तो विद्युत बल रेखाएं होंगी, अगर ज्यादा होंगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वैद्युत फलक्स के। क्योंकि वैद्युत फलक्स है क्या? वैद्युत फलक्स हमारा यही तो है
कि किसी भी क्षेत्रफल अवयव से या क्षेत्रफल सदिश से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे कि अगर विद्युत क्षेत्र हमारा स्ट्रॉन्ग है, अधिक है, तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा आप इसे देख सकते हैं बच्चे, ये आपका जो क्षेत्रफल सदिश है इसकी ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं कि अगर आपका ये एरिया छोटा है तो उसमें कम से कम वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी जाएंगी ना, और अगर ये एरिया बहुत बड़ा है तो अधिक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, कम, जहां कम वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और जहां ज्यादा जाएंगी वहां क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स आपका अधिक हो जाएगा। तो अगर आप इसमें भी देखें तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आपका जो क्षेत्रफल सदिश ये जो एरिया है आपका, अगर ये कम है तो आपका फ्लक्स भी कम होगा, और अगर ये एरिया आपका ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। दूसरा इसी के साथ साथ आप इसका ओरिएंटेशन कैसे देख सकते हैं, यानी कि ये जो कोण आपका आ रहा है एंगल, इससे कैसे फर्क पड़ेगा अगर आप वो देखना चाहें तो जनरली जैसे अगर हम ये माने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक समान, यानी कि विद्युत क्षेत्र है ये एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस प्रकार से है, तो हमें एक चीज पता है, मैंने स्टार्टिंग में बच्चों बताया था क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल सदिश अगर आप यहाँ पे लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होता है। तो ये जो हमारा ये सरफेस है, ये जो हमारा एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत होगा आपका क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर की तरफ ही हो गई, ए वेक्टर। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अगर ये क्षेत्रफल सदिश आपका एक थीटा एंगल पर हो, तो अगर मैं यहां फाई ई देखूं, यहां अगर मैं फ्लक्स देखूं तो ई ए कॉस जीरो, तो थीटा जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया ई ए आ गया, फाई ई की वैल्यू। अब ये अगर हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र तो है इस प्रकार से, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, और हमारा जो क्षेत्रफल अवयव है वो अगर ऐसे तिरछा रखा हो, ठीक है, तो यहां पे फिर इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर होता है, ये क्षेत्रफल सदिश तो परपेंडिकुलर होता है, तो फिर ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जब ये फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो फिर फाई ई क्या होगा, ये होगा आपका ई ए कॉस थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो फाई ई अलग होगा, और अगर थीटा आपका 60 डिग्री हो तो आपका फ्लक्स अलग होगा। तो आप इस प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि इस वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है, कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच में कितना कोण बन रहा है। तो ये आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट, कि विद्युत फ्लक्स क्या है। जनरली तो विद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब इसमें आगे आता है जो आज हमें डिस्कस करना था, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, अगर हम गॉस की प्रमेय की बात करें तो देखते हैं। गॉस की प्रमेय, इसे गाउस की प्रमेय भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो वो एक ही चीज है बच्चों, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या तो गॉस की प्रमेय हो या गाउस भी लिखा होता है इस टाइप से, गाउस, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस ने इस वैद्युत फ्लक्स के लिए ही जो हमारे
बंद पृष्ठ होते हैं, बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालने का एक डायरेक्ट हमें एक फॉर्मूला दिया था, उसी को हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के अनुसार अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ बोले तो आपकी 3D यानी कि आपका एक त्रिविमीय आपकी कोई आकृति जो कि क्लोज हो, जैसे हम ये लेके चले तो गॉस की प्रमेय ने क्या बोला था कि किसी बंद पृष्ठ के लिए, अगर हम एक बंद पृष्ठ यही मान के चलते हैं कि क्लोज सरफेस है, तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से बद्ध आवेश, इस पृष्ठ से बद्ध आवेश अगर हम क्यों लेकर के चलें, अगर हम ये माने कि एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश है क्यों, तो गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि यहां फाई ई क्या होगा, यहां फाई ई होगा इस बद्ध आवेश क्यों का 1/ε0 गुना, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहां आप ये डायरेक्ट किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए हमें यहां एरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली आवेश अगर हमें पता है तो हम उसमें ε0 से डिवाइड करके डायरेक्ट विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी थोड़ी थ्योरी देखें, मैं इसकी परिभाषा अगर यहां लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां परिभाषा अगर हम इसकी देखते हैं, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात आपका जो फ्लक्स है फाई ई वो क्या होगा, Q/ε0 होगा। ये है बच्चों गॉस की प्रमेय, जो कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए विशेषकर यूपी बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी परिभाषा भी बच्चों आ जाती है और साथ ही साथ इसका व्यंजक आता है प्रूफ करने के लिए कि आप प्रूफ कीजिए हम कैसे माने कि फाई ई Q/ε0 के गुना, यानी कि फाई ई Q/ε0 के बराबर होती है। तो ये तो है गॉस की प्रमेय। अब हम इसको करेंगे बच्चे, इसका प्रूफ हम निकालेंगे, इसकी उपपत्ति हम निकालेंगे। तो देखते हैं, अगर उपपत्ति की बात करें, गॉस की प्रमेय की उपपत्ति, गॉस की प्रमेय की उपपत्ति यानी कि प्रूफ, या हम क्या लेके चलेंगे, प्रूफ निकालेंगे इसका। तो इसके प्रूफ के लिए बच्चों हम लेके चलेंगे कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और हम उसे एक
गोलाकार पृष्ठ लेकर के हम यहां चल रहे हैं कि हमारे पास हमने माना कि ये एक बंद पृष्ठ है, हमने माना ये हमारा एक बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ का हम एक लघु अवयव लेके चलेंगे, हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट, एक लघु अवयव हम यहां लेके चलेंगे। ये लघु अवयव अगर हम इसका लेके चलें, ठीक है, अब इसके सेंटर से यहां अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की हमारी दिशा है कि ये विद्युत क्षेत्र है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहां पे बच्चों इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या होगा, डी ए, उसी डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि जब आप ये लघु अवयव लेकर चल रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल अवयव भी क्या होगा, लघु अवयव ही होगा। अब हमने माना कि इस बंद पृष्ठ से जो बद्ध आवेश है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, क्यों, क्या लेके चल रहे हैं, क्यों लेकर के चल रहे हैं। अब क्योंकि पीछे हम ये क्लियर कर चुके हैं कि किसी गोलीय सरफेस के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, उसका व्यंजक हमें मालूम है। और अगर इसकी रेडियस आप आर लेकर के चलते हो कि इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो क्या है, अगर आर है, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, गोलीय, हमें पता है कि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, भाई वैद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है वैद्युत क्षेत्र, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों आप बुक से वो आप मान लेंगे कि माना एक बंद वक्रीय पृष्ठ है आर त्रिज्या का, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि माना एक लघु अवयव डी ए गोलीय पृष्ठ के केंद्र ओ से आर दूरी पर अगर हम ये लेकर के चलें, ठीक है, तो सपोज वगैरह आपको बुकों में मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ जनरली मेरा फोकस है बच्चों आपको बस समझाने का, कि बस आप ये समझ पाए, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये उसका है। बाकी ये तो आपको बुक में भी मिलेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो जब वैद्युत क्षेत्र हमें पता, हमें ये मालूम है कि गोलीय पृष्ठ के लिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों कि इस लघु अवयव से बद्ध फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, तो लघु अवयव, लघु अवयव डी ए से बद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई, और ये किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये दोनों एक ही दिशा में हैं, विद्युत क्षेत्र और आपका लघु अवयव का क्षेत्रफल सदिश, तो यहां क्या आएगा, यहां आ जाएगा ई डी ए कॉस 0। अब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ गया, ई डी ए। लेकिन हमें तो संपूर्ण फ्लक्स निकालना है और ये निकल के आया है लघु अवयव के लिए, तो संपूर्ण फ्लक्स कैसा होगा। अब अगर हम संपूर्ण फ्लक्स निकालें, अतः बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स
क्या होगा भाई, आप इसका समाकलन कर दीजिए। जब आप अगर ये छोटे 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 लघु अवयव अगर ऐसे लेके चलेंगे कि यहां ले लिया या फिर यहां ले लिया, जहां भी आप ये लघु अवयव लेके चलेंगे वहां सभी जगह क्या होगा, ऐसी स्मॉल स्मॉल फ्लक्स निकल करके आएंगे। आपके छोटे छोटे खंड में अगर आप ये विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, और जब आप संपूर्ण की बात करेंगे तो सबको क्या करेंगे, एक जगह सबका समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज क्यों, क्योंकि बंद पृष्ठ है डी फाई ई, और इस डी फाई ई की अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ई डी ए, यहाँ पे ई हमारा कांस्टेंट है, ई बाहर, तो क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब डी ए क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई पूरे पृष्ठ का जो पूरा पृष्ठ अगर आप देखते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस डी ए की जगह आप क्या लिखोगे, पहले तो अगर आप ये सिंपली देखें यहां पे, तो ये आएगा ई डॉट ए। अब ए की जगह क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु अगर आप ये देखते हैं ऊपर गोलीय पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स आया है, अगर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान करके इस ई की वैल्यू अगर बच्चों यहां रखते हो, आप यहां पुट करते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बचा क्या, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या बच रहा है, यहां देखें सिर्फ बचा है क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो हमारा पाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही तो गॉस की प्रमेय है, अभी हमने जो पढ़ा यही तो है गॉस की प्रमेय। क्या है गॉस की प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। हो गया जी, हो गया प्रूफ, इति सिद्धम। यही तो प्रूफ करना था, हो गया जी प्रूफ। हमें इसकी उपपत्ति देखनी थी कि गॉस की प्रमेय की उपपत्ति कैसे है, तो ये आ गई जी निकल के। जो हमने इसको डिफाइन किया, जो इसको हमने परिभाषित किया गॉस की प्रमेय को, वही हमारा निकल करके आ गया। तो भैया हो गया प्रूफ ये। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीका से। तो गॉस की प्रमेय ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी बोर्ड परीक्षा के अनुरूप। स्पेशली अगर हम देखें तो यूपी बोर्ड में बच्चों ये आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये मालूम किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हम इसके जो अनुप्रयोग हैं, जो एप्लीकेशंस हैं गॉस की प्रमेय की, वो अनुप्रयोग हम ये पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का ये अनुप्रयोग फिर लास्ट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक रहेंगे ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, और वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बस बच्चों आज आप ये एक तो गॉस की प्रमेय की परिभाषा और इसकी उत्पत्ति आप अच्छे से करके देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।